गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आज की क्लास में आपका। और आज हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के पतन को हम पढ़ रहे थे, उसके हाफ पार्ट्स को हम पढ़ चुके थे और भी जो कारण उत्तरदायी रहे मुगल साम्राज्य के पतन के लिए आज हम उनकी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा पहले का जो है हम देख लेते हैं कि हमने किन पॉइंट्स की चर्चा कर ली थी। हमने जागीरदारी संकट की चर्चा कर ली थी, हमने कृषि व्यवस्था में आए संकट की बात कर ली थी, केंद्र और क्षेत्रीय संबंधों में आए तनाव की हमने बात कर ली थी, स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासन पद्धति की हम बात कर चुके हैं। तो हम ये बात कर चुके हैं विभिन्न इतिहासकारों के कथनों के मद्देनजर रख करके कि कौन से कारण रहे थे जिसके कारण से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ था। तो अब हम बात करते हैं कुछ एक और कारणों की जिसके कारण से विभिन्न इतिहासकारों ने मुगल साम्राज्य के पतन का कारण माना है। इसमें हम बात करते हैं उत्तराधिकार के नियम का अभाव। अगला जो कारण था उत्तराधिकार के नियम का अभाव। उत्तराधिकार के नियम के अभाव के रूप में हम बात करते हैं विभिन्न इतिहासकारों के मत अनुसार। तो यहाँ पे उत्तराधिकार का जो नियम है उसके अनुसार जो बड़े ही ज्येष्ठ पुत्र होता है राजा का, वही जो है आगे उत्तराधिकारी होता है। ज्येष्ठ पुत्र ही नहीं अपितु यदि कोई शासक अपने किसी भी पुत्र को जो उसको योग्य लगे उसको जो है नामकरण कर देता है आगे भावी सम्राट के रूप में, तो वो राजा बन जाता है। लेकिन मुगल सम्राटों में ऐसा नहीं था। बाबर ने जैसे कि अपने पुत्र हुमायूं के साथ अपने भाइयों के राज्य शेयर करने की बात कही है और बाबरनामा में ये सब कुछ लिखा भी है और अपनी मृत्यु से पहले उसने ये कहा भी था, जिसके अनुसार हुमायूं ने अपने पिता की बातें मान करके उनको अपने भाइयों में जो है बांटा भी। और उसके बाद हमने देखा कि हुमायूं के बाद हुमायूं का पुत्र अकबर राज्य का कर्ता धर्ता बन गया, राज्य का सम्राट बन गया। आगे जो मुगल वंश की उसने द्वितीय मुगल वंश की नींव रखी पानीपत का युद्ध जीतने के बाद, जब वो अल्पायु ही था और उसके संरक्षक बैरम खान ने उसमें उसका सहयोग किया था। तो यहाँ तक ठीक था। तो अकबर ने जो है, अब अकबर ने जहांगीर को, जो सलीम उसका पुत्र था, चहेता था, उसको आगे अपने भावी सम्राट के रूप में पहले ही घोषित कर दिया था। लेकिन यदि हम बात करें शाहजहां की, औरंगजेब की और उसके बाद बहादुर शाह प्रथम की, जहांदार शाह की, फर्रुख शेर की, उन सबके समय में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। और यदि ऐसा नहीं हुआ था तो इसका मतलब ये है कि कोई नियम नहीं बनाया गया था मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार को लेकर के। यदि नियम बनाया गया होता तो आगे के समय में भी विभिन्न शासकों के द्वारा इसका पालन किया जाता होता। तो अब जो है उत्तराधिकार का जो नियम था उसका अभाव था, जिसके कारण से मुगल राज पतन की ओर धीरे धीरे जाता रहा, पतन के गर्त में जाता रहा। उत्तराधिकार का नियम का अभाव था, इसी कारण शाहजहां के समय में विद्रोह हुए शाहजहां ने जब विद्रोह किया तो उत्तराधिकार में अपने भाइयों को हरा करके, उनको पराजित करके वो गद्दी पे बैठा। तो अब शाहजहां के पुत्र कहाँ पीछे रहने वाले थे। शाहजहां के भी 4 पुत्र थे, उनमें भी आपसी जो है प्रतिरोध हुए, आपसी विद्रोह हुए, लड़ाइयां हुई, जिसमें औरंगजेब जीता। औरंगजेब ने अपने आप को अपने भाइयों का सफाया करने के बाद गद्दी नशीन कर लिया। उसके बाद औरंगजेब के पुत्र कहाँ चुप बैठने वाले थे, वो भी अपने पिता के कदमों पे चले और जो उसके 4 पुत्र थे उनमें उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ, जिसमें मुअज्जम विजयी रहा और वो बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। और ऐसा ही हुआ था जहांदार शाह के समय में, फर्रुख शेर के समय में उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध हुए और विभिन्न मुगल सम्राट समय समय पे उत्तराधिकार युद्ध को जीत करके गद्दी पे बैठे थे। तो ये उदाहरण जो है ये प्रस्तुत करते हैं कि उस समय पे मुगल राज में उत्तराधिकार संबंधी कोई नियम नहीं बनाए गए थे। यदि वो नियम बनाए गए होते तो उन नियमों के कारण से उत्तराधिकार युद्ध नहीं होता, अपितु राजा द्वारा अपना उत्तराधिकारी चुन लिया जाता और वो
चुना गया उत्तराधिकारी अपनी योग्यता वश मुगल राज को, अपने साम्राज्य को आगे वृद्धि के लिए, विकास के लिए कोशिशें करता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उत्तराधिकार का कोई नियम था नहीं। उसके अभाव में समय समय पर होने वाले राजकुमारों के बीच आपसी प्रतिद्वंद, आपसी विद्रोह, युद्ध देखे जा सकते हैं, जिसके कारण से युद्ध जीतने वाला राजा बन जाता और उसके अन्य भाई जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाते, और यहाँ पे उनका मरना, उनके साथ अपने भाइयों के संबंध में आई हुई जो है बिल्कुल संबंधों का विच्छेद देखा जा सकता है। और अपने ही भाइयों को मार करके यदि कोई गद्दी पे बैठता है तो वो प्रजा के सामने भी एक तरह से जो है अपनी जो नैतिक पतन, नैतिक चरित्र का एक पॉइंट कम कर देता है। तो ऐसे ही जो है ये उत्तराधिकार का जो उत्तराधिकार के युद्ध लड़के विभिन्न सम्राट जो है गद्दी पे बैठे थे, तो उत्तराधिकार के किसी प्रकार के नियम का ना होना था, उत्तराधिकार के नियम का भी अभाव था, और उस अभाव के कारण धीरे धीरे जो ये होने वाले युद्ध थे, इन्होंने मुगल साम्राज्य को पतन के कगार पे ला दिया था, इसके अस्तित्व को खतरा पैदा कर दिया था। तो इस प्रकार से मुगल राज को जो है खतरा हो गया और अंत में इसका अस्तित्व बिल्कुल धूल में मिल गया। उसके बाद हम बात करते हैं मुगल अमीरों और सरदारों का चरित्रहीन होना। मुगल अमीरों और सरदारों का चरित्रहीन होना। तो मुगल अमीर और सरदार थे वो चरित्रहीन हो गए थे, इसीलिए मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। तो ये बात भी जो है विभिन्न इतिहासकारों द्वारा अपने बयानों में, अपने द्वारा लिखे गए विवरणों में लिखी गई है, क्योंकि मुगल अमीर जो थे वो ओहदा प्राप्त व्यक्ति थे, जो राजा के मुख्य विश्वास पात्र थे, या राजकुमारों के संरक्षक के रूप में रहे हैं, या राजा के मुख्य हितैषी थे, विश्वास पात्र थे, सलाहकार थे, जिनमें हम बात कर सकते हैं बैरम खान की, महावत खान की, असफ खान की। तो ये मुख्य संरक्षक रहे, जो चाहे वो अकबर कालीन समय से ही हम बात करें कि बैरम खान था या आसफ खान था या महावत खान था, तो ये काफी अच्छे और अच्छे योद्धा थे और अच्छे जो है नेतृत्व प्रदान करने वाले थे, अच्छी राह पे आगे छोटे राजकुमारों को, अल्पवयस्क राजकुमारों को चलाने वाले थे। तो इनका अच्छे चरित्र का धनी होना, अच्छा योद्धा होना, अच्छा नेतृत्व करता होना ही आगे राजकुमारों के या भावी राजा के चरित्र में देखा जा सकता है, क्योंकि ये एक शिक्षक के रूप में भी उनके साथ थे। तो आगे के जैसे ही हम बात करते हैं औरंगजेब के बाद के शासकों में, चाहे वो बहादुर शाह प्रथम थे, चाहे फर्रुख असियर थे, या फिर चाहे मोहम्मद शाह रंगीला थे, उनके साथ जो अमीर लोग थे, मुगल अमीर थे, वो उसके राज दरबार में केवल ऐश और आराम का जीवन जीते थे। और ये सब उनकी कमी नहीं थी, बल्कि ये सब उस समय के बादशाहों की कमी थी, क्योंकि औरंगजेब जितना ज्यादा परिश्रमी था, सादा जीवन जीने में विश्वास रखता था, और उसके बाद जो है एक बूढ़े शासक के रूप में सिंहासन पे बैठे गद्दी नशीन हुए बहादुर शाह प्रथम ने 5 साल ही राज किया। तो लेकिन उसके बाद के जो शासक रहे, जहांदार शाह, फर्रुख असीर या फिर अहमद शाह, मोहम्मद शाह रंगीला, तो इन सब ने अपनी विलासिता की ओर ध्यान दिया, ऐशो आराम की ओर ध्यान दिया। जब शासक विलासी है तो उसके जो अमीर हैं, मुख्य अधिकारी हैं, उनसे क्या अपेक्षा करेंगे हम, वो भी विलासी ही होंगे, ऐसा तो हम अनुमान लगा सकते हैं, एकदम से ही हम सोच सकते हैं, क्योंकि जैसी राजा वैसा प्रजा। तो जब राजा ही विलासी है तो अधिकारी भी विलासी होंगे। राजा का ही नैतिक पतन हो गया है तो अधिकारियों का भी होगा, क्योंकि अधिकारी भी राजा की देखा देखी अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से दूर भागेंगे, वो भी विलासिता का जीवन जिएंगे, आराम का जीवन जिएंगे। और इस प्रकार से वही हुआ, अधिकारी भी विलासी हो गए, राजा भी विलासी हो गया, और पहले के जो आरंभिक मुगल सम्राटों के जो मुख्य अमीर थे वो अच्छे नेतृत्व करता थे, एक अच्छी सैनिक योद्धा थे, अच्छे शिक्षक भी साबित हुए थे। तो उनके अपेक्षा जो
भावी जो आगे उत्तरवर्ती मुगल बादशाह थे उनके मुगल बादशाहों का और उनके अमीरों का चरित्रहीन होना मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण बना, क्योंकि यदि वो विलासी थे, चरित्रहीन थे, तो प्रशासन व्यवस्था को क्या संभालेंगे। जब प्रशासन व्यवस्था कोई नहीं संभालेगा तो उसका पतन तो होना वाजिब है, निश्चित है। तो इस प्रकार से मुगल अमीरों और सरदारों का चरित्रहीन होना भी मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण रहा। उसके बाद हम बात करते हैं अमीरों के षड्यंत्र और दलबंदी। अमीरों के षड्यंत्र और दलबंदी। तो जब हमने पढ़ा कि मुगल अमीर और सरदार चरित्रहीन हो गए थे, उनका नैतिक पतन हो गया था, वो विलासी हो गए थे, विलासिता का जीवन जीने लग गए थे, उनको प्रशासनिक सुधारों से, भू राजस्व सुधारों से, कृषि सुधारों से कोई मतलब नहीं था। तो अब जब उनको कोई मतलब ही नहीं था तो धीरे धीरे राजा विलासी हो गया, उसका नैतिक पतन हो गया, बड़े दर्जे के जो अधिकारी थे विलासी हो गए। तो उनमें से ही कुछ एक चतुर अमीर सरदारों के षड्यंत्रों का अड्डा बन गया था राजमहल। अब मुख्य अमीर सरदार जो थे अपने साथ जो है गुटबाजी में रहने लग गए थे। दरबार जो है दो गुटों में बट गया, ईरानी और तुर्रानी। जो तुर्रानी थे वो सुन्नी मत से संबंधित जो मुसलमान थे वो एक साइड हो गए, जो ईरानी थे शिया मत को मानने वाले थे वो एक साइड हो गए। धीरे धीरे उन दोनों मतों के लोगों का एक अपनी अपनी साइड हो जाना और अपने अपने प्रभाव को जमाने के लिए एक दूसरे पर कटाक्ष करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, हर संभव कोशिश करते हुए एक दूसरे को नीचा दिखाने की, एक दूसरे पर जो है ताना छींटाकसी करने की, ताना कसने की। तो अमीरों के षड्यंत्रों का अड्डा बन गया था राज दरबार। दलबंदी हो गई थी, दलों में बट गया था, दो दल थे ईरानी और तुरानी। तो इस प्रकार से अमीरों का जो है सम्राट के खिलाफ षड्यंत्र रचना और राज घराने के खिलाफ षड्यंत्र रचना, दलों में बट जाना मुख्य रूप से जो है मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना था। तो अमीरों के षड्यंत्र और दलबंदी भी जो है मुगल राज्य के हानि का कारण बनी थी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सैयद बंधुओं ने जैसे कि फर्रुख हसीर को राजा बनाया था और फर्रुख हसीर ने तो उनके प्रभाव को ही खत्म कर दिया था। उससे पहले जो हम उन्होंने रफीउद्दर्जात रफीउद्दौला को जहांदार शाह के बाद राजा बनाया था। तो यहाँ पे उनका राजा बनाने के लिए जो सैयद बंधु थे, जो राजा बनाने के लिए जो है मुख्य रूप से प्रसिद्ध भी हुए थे, तो उन्होंने ही उन राजा बनाए गए उन लोगों को जो उनके हाथों की कठपुतली थी मरवा दिया। उसके बाद जो है फर्रुख हसीर द्वारा उनको भी मरवा दिया गया, सैयद बंधुओं को। तो यहाँ पे ये षड्यंत्र एक दूसरे के खिलाफ चल रहे थे। कहने का अभिप्राय ये है कि मुगल राजधानी षड्यंत्रों का अड्डा बन गई थी और उन षड्यंत्रों के चलते धीरे धीरे मुगल साम्राज्य विघटन की ओर अग्रसर हो गया। तो अब हम बात करते हैं मुगल साम्राज्य का आर्थिक दिवालियापन। मुगल साम्राज्य का आर्थिक दिवालियापन। तो जो मुगल साम्राज्य था उसका आर्थिक दिवाला भी निकल गया था, मतलब वो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो गया था और जो कि आगे मुगल राज के पतन का कारण भी बना था। आर्थिक कमजोरी यदि हम अकबर कालीन समय से पढ़ें तो अकबर कालीन समय में टोडरमल बंदोबस्त के द्वारा आर्थिक सुदृढ़ता लाने की कोशिश की अकबर ने, और अकबर के नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल ने ऐसे भूमि बंदोबस्त किए जिसके द्वारा अकबर का राजकोष भर गया। उसके बाद जहांगीर कालीन समय में भी चाहे जागीरदारी मनसबदारी व्यवस्था थी, उनके तहत जागीरों का आवंटन था, उनके कारण जो है राज कोष में वृद्धि हुई थी। अब औरंगजेब ने भी भरपूर कोशिशें की
राजकोष को भरने की। लेकिन हुआ क्या कि इतने विशाल मुगल साम्राज्य को बनाए रखने के लिए जो सेना चाहिए थी, समय समय पर उनको जो युद्ध लड़ने पड़े, तो उसमें काफी मात्रा में जन धन की हानि हुई, जिससे राजकोष धीरे धीरे खाली हो गया। अब औरंगजेब इतना विशाल और स्थायी साम्राज्य तो छोड़ गया था, स्थायी तो खैर क्या था, इतना विशाल साम्राज्य तो छोड़ गया था, लेकिन उसको चलाने के लिए जितने धन की जरूरत थी वो धन का अभाव था। और ये धन का अभाव उत्तराधिकार युद्धों का भी परिणाम था, राजाओं द्वारा अपने साम्राज्य विस्तार के लिए लड़े गए युद्धों का परिणाम था। तो इसके कारण से अब आर्थिक दिवालियापन जो आया था उसको भरने के लिए आगे उत्तरवर्ती शासकों ने कोई कोशिश नहीं की, अपितु उसको भरने के स्थान पर उसको जो दिवालियापन आया था उसको और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की। और हुआ ये कि वो विलासी थे, विलासिता के चलते शराब में, जुए में, वेश्यावृत्ति में वो इतना ज्यादा डूबे रहते थे कि उनको कोई मतलब नहीं था कि उनके प्रशासनिक सुधार उनको करने हैं या उनके अपने क्षेत्रों की देखभाल करनी है, उनको कोई प्रशासन व्यवस्था में दखल देना है। तो इस प्रकार से मुगल साम्राज्य का आर्थिक दिवाला निकल गया था। और इस आर्थिक दिवाले के लिए सैनिकों को वेतन देने के लिए धन में कमी आई, प्रशासनिक सुधारों के लिए कमी आई, तो उन सब के लिए उनके पास कोई मतलब नहीं था। उनको उनके पास पैसा है नहीं है, वो कहाँ से आएगा, किसी सुधार की जरूरत है, बल्कि वो तो अपनी मौज मस्ती में डूबे रहते थे कि ये जो समय है मौज मस्ती करो और अपना तुम्हें ये जो मिला है उत्तराधिकार में जो धन तुम्हारे पूर्वजों के कारण, उसको तुम अपना ऐश आराम से जीवन जीने में बिताओ। तो ये जो है ये बात मुगल साम्राज्य के विघटन का मुख्य रूप से कारण बनी थी। तो अगला जो कारण था वो था मुगल साम्राज्य की विशालता। मुगल साम्राज्य की विशालता, मुगल साम्राज्य की विशालता और मराठों का उत्कर्ष ये भी मुख्य कारण रहा था मुगल साम्राज्य के पतन का। क्योंकि मुगल साम्राज्य इतना ज्यादा विशाल था जिसको औरंगजेब छोड़ के गया था कि उस पे एक व्यक्ति का नियंत्रण यदि होगा तो वो व्यक्ति काफी अच्छा रणनीतिज्ञ होना चाहिए, अच्छा कूटनीतिज्ञ होना चाहिए, और उसके सहयोगी भी उसी की तरह अच्छी रणनीति का पालन करने वाले हों, अच्छी कूटनीति का पालन करने वाले हों और वो अच्छे योद्धा हों, तभी जो है इतने विशाल साम्राज्य को स्थायित्व दिया जा सकता है। तो इस विशाल साम्राज्य को संभालते हुए औरंगजेब को मराठों का भी सामना करना पड़ा था। समय समय पे मराठों के साथ भी उसके संघर्ष रहे और मराठों ने भी अपना जो है प्रभुत्व कायम करने की कोशिश की। तो ये जो विशाल साम्राज्य था इसको स्थायित्व देने के लिए जो आगे जिन प्रतिनिधियों की आवश्यकता थी वो प्रतिनिधि मुगल राज को नहीं मिले, बल्कि चाहे वो उम्र में बड़े थे, चाहे वो विलासी थे, उनमें नैतिक पतन की कमी थी, चारित्रिक दोष थे, या किसी भी प्रकार के गुणों से वो भरपूर नहीं थे, बल्कि अवगुणों का उनमें भरमार था। और उन अवगुणों के कारण मुगल साम्राज्य की विशालता भी उनके लिए कठिनाई बन गई थी, क्योंकि इतने विशाल और इतने जो है शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को संभालना कोई हंसी मजाक नहीं था, जो कि उत्तर भारत और संपूर्ण उत्तर भारत और दक्षिण भारत में फैला हुआ था। तो उस साम्राज्य को संभालने के लिए भी जो योद्धा चाहिए वो योद्धा नहीं थे, वो राजा नहीं थे, वो जो है आगे राजा के जो संरक्षक है वो संरक्षक नहीं थे, जिसके कारण से मुगल राज का विघटन हुआ। और दूसरे जो है मराठों के आक्रमणों से भी मुगल साम्राज्य के विघटन को न्योता दिया गया और मुगल राज्य के पतन को और ज्यादा निकट ला दिया। बार बार मराठों के होने वाले आक्रमण और शासकों का जो है विलासी होना, शासकों का एक अच्छा नेतृत्वकर्ता न होना भी मुगल साम्राज्य के विघटन का कारण बना था। आगे जो मुख्य कारण रह गया है वो है जनसंपर्क का अभाव। जन संपर्क का अभाव।
अकबर को छोड़कर कोई भी मुगल बादशाह जो है आगे जनता से सीधा संपर्क नहीं कर पाया था। जैसे कि अकबर झरोखा दर्शन देता था, झरोखा दर्शन की जो प्रक्रिया शुरू की गई थी वो जनता के साथ रूबरू होने के लिए। और दूसरा, अकबर को झरोखा दर्शन के तहत ही नहीं अपितु अकबर जो है रात को भेष बदल के अपने राज्य में निकलता था। वो जनता के हितों के लिए ही था कि जनता को क्या चाहिए, वो जनता राजा से क्या अपेक्षा कर रही है, तो उस अपेक्षा की को जानने के लिए ही वो रात को भेष बदल करके लोगों का इच्छा जानने के लिए वो निकलता था। और तभी उसको पता चल पाता था कि जनता जो है उसको क्या चाहिए। तो आगे के कोई शासकों ने ऐसा कुछ नहीं किया कि जनता के साथ सीधा संपर्क वो स्थापित कर पाए, ना वो जनता का हालचाल जानने का प्रयास करते। हालांकि वो ये जरूर था कि वो जो है जनता वो अपने विशाल साम्राज्य की स्थापना के लिए भरपूर कोशिशें करते, लेकिन उन्होंने जनसंपर्क का जो अभाव था वो भी एक मुगल राज के विघटन का कारण बना। क्योंकि जब तक जनता क्या चाहती है वो शासक को नहीं पता होगा और शासक जनता के हित के लिए काम नहीं करेगा, अपने हितों को साधने के लिए काम करेगा, तब तक मुगल राज को जो है स्थायित्व नहीं दिया जा सकता। हालांकि ये जो विशाल साम्राज्य स्थापित जरूर कर दिया था और औरंगजेब की मृत्यु के बाद भी 150 वर्षों तक स्थापित जरूर रहा, लेकिन बाद में तो वो नाम मात्र का ही था, सम्राट केवल पेंशन भोगी ही थे। तो जनसंपर्क का अभाव था, ये भी मुख्य रूप से खामी रही, मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनी। तो यहाँ पे मुगल साम्राज्य एक पुलिस राज्य ही बना रहा और शक्ति का आधार उसकी सेना थी। सेना के कमजोर होते हुए भी वो जो है पतन की ओर अग्रसर हुआ। जल सेना की उपेक्षा, जल सेना की मुगल सैनिक संगठन की सबसे बड़ी कमी थी कि उन्होंने जल सेना की ओर कोई ध्यान नहीं दिया था और इस प्रकार से जल सेना की उपेक्षा उन्होंने की थी और जल सेना के संगठन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया था। तो ये भी सबसे बड़ी खामी रही थी मुगल राज की कि उन्होंने जल सेना की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि जल सेना भी उनके पास होनी चाहिए। और यहाँ पे यूरोपीय देशों का भारत में आगमन, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, चाहे पुर्तगालियों का लगाए हम, डच का, डेनिस का लगाए हम, अंग्रेजों का लगाए हम, सबसे ज्यादा प्रभुत्वशाली अंग्रेज ही हुए हैं। हालांकि फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, बहुत सारे यूरोपियन जातियों का यहाँ पे आगमन हुआ है, लेकिन अंग्रेज यहाँ पे आए और उनके पास शक्तिशाली जल सेना थी, जहाजी बेड़ा था। और यहाँ पे जो ये जो मुगल सम्राट थे, इन्होंने जल सेना की उपेक्षा की थी। और वो तो वही है, अपनी जो घोड़ों की सेना है, पैदल सेना है, हाथी सेना है, जो भी हैं, इनके ऊपर ही ज्यादा ध्यान देते थे। तो यहाँ पे जल सेना की उपेक्षा के कारण भी विभिन्न समयों पे यूरोपियनों के साथ उनके जो टकराव हुए, जिसमें हम अंग्रेजों के साथ ही बात कर लेते हैं, उनके मुख्य टकराव जब अंग्रेजों के साथ हुए, ब्रिटिशरों के साथ हुए, तो उनके साथ हुए टकरावों में जल सेना के अभाव के कारण वो हार गए और बंगाल पे अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया। बंगाल पे अंग्रेजों का आधिपत्य होने के कारण, बंगाल अंग्रेजों के अधीन होने के कारण अब जो है जो मुगल राजा थे केवल एक पेंशन भोगी बन के ही रह गए। तो इस प्रकार से जल सेना के अभाव के कारण भी मुगल राज का पतन हो गया, मुगल शासकों का पतन हो गया, मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। तो मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार विभिन्न कारणों की आज हमने जो बात की है, उसमें हमने बात की है जागीरदारी संकट की, कि जागीरदारी संकट जो उत्पन्न हुआ था वो जो है मुगल शासन व्यवस्था के पतन का मुख्य कारण रहा है। और इसमें जो है हमने बात की विभिन्न मनसबदारों की। फिर हमने बात की है कृषि व्यवस्था में आए हुए संकट की, कि कृषि को सुधारने के लिए शासकों ने कोई ध्यान नहीं दिया, तभी जो है इसका पतन हुआ है। फिर हमने बात की है केंद्रीय और क्षेत्रीय संबंधों में तनाव की, कि शासकों ने केंद्र और क्षेत्रों में कभी भी अच्छे संबंध कायम करने की कोशिश नहीं की, जिसके कारण मुगल राज का पतन हुआ।
फिर हम बात करते हैं स्वेच्छाचारी और निरंकुश राज व्यवस्था की। शासक जो थे स्वेच्छाचारी थे और निरंकुश थे, वो अपनी इच्छा से शासन चला रहे थे, जनता की इच्छा का उनको कोई मतलब नहीं था, जिसके कारण से धीरे धीरे जनता से वो दूर होते गए और जनता से बढ़ते हुए उनकी दूरी, उनके दुराव आगे उनके पतन का कारण बनी। उत्तराधिकार के नियम का अभाव, कोई उत्तराधिकार का नियम नहीं था, युद्ध जीत जीत के ही आगे राजा बन रहे थे, तो उसके भाव में भी जनता ने विभिन्न समयों पे विभिन्न युद्धों को देखा और युद्धों में जन धन की हानि भी होती है, आर्थिक रूप से भी जो है वो कमजोर होते गए और युद्धों के कारण भी जो है जनता के साथ जो है वो दूर होते गए, जिसके कारण से इनका जो है पतन हुआ। मुगल अमीरों और सरदारों का चरित्रहीन होना, मुगल राजा भी चरित्रहीन होते गए और जब राजा चरित्रहीन है तो सरदार भी चरित्रहीन होते गए और उनका चरित्रहीन होना मुगल राज का, मुगल साम्राज्य का पतन का कारण बनी। और उसके बाद है अमीरों के षड्यंत्र और दलबंदी। अमीरों के षड्यंत्र बढ़ते गए और मुगल राज दरबार जो है वो षड्यंत्रों का अड्डा तो था ही और अब जो है वो गुटबाजी भी उसमें हो गई, गुटों में भी वो बट गई, रानी और तुरानी दो गुट बन गए। मुगल साम्राज्य का आर्थिक दिवालियापन, अकबर के समय में जो शुरुआत हुई थी अच्छी कि आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए प्रशासनिक सुधार किए गए थे, जो राजस्व सुधार किए गए थे, उनकी और भारतीय शासकों ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण से आर्थिक रूप से दिवालियापन जो है मुगल राज का निकल गया। मुगल साम्राज्य की विशालता, मराठों का उत्कर्ष, मराठों के समय समय पर किए जाने वाले आक्रमण और मुगल साम्राज्य का बहुत ज्यादा विशाल होना भी मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनी। जनसंपर्क का अभाव, जनसंपर्क अकबर के समय में था, उसके बाद के शासकों ने जनता की इच्छा जानने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किए, जिसके कारण से जनता से वो दूर हटते गए। थल जल सेना की उपेक्षा, वो थल सेना को ही ध्यान में रख करके अपनी सेना बनाते गए, बढ़ाते गए, लेकिन जल सेना की ओर कभी ध्यान नहीं दिया, उनकी उपेक्षा ही उनके पतन का मुख्य कारण बनी। तो इस प्रकार से विभिन्न कारणों को हमने जाना कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए क्या कारण जिम्मेदार रहे थे, उन कारणों की हमने चर्चा की। आप उनको अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से जानेंगे कि क्या कारण मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार रहे थे। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा से कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है स्टूडेंट, थैंक यू।